हम लोग पिछले पाठ में क्लास जो हमारा पिछले चला था जिसमें हमने पढ़ा था क्लास ट्वेल्थ हिंदी दिगंत भाग 2 का फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था, जिनका नाम था बातचीत। उनके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। उनकी जीवनी के बारे में, फिर पाठ से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे उनके बारे में, और तीसरा वीडियो हमने दिया था जिनमें उनके प्रश्नोत्तर के बारे में हमने हल किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर जाइए और इन सारे बातों को देखिए, समझिए, क्योंकि वहां से परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन भी हमने लिखा है, वो भी दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज पढ़ेंगे हम लोग, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ, यही चंद्र गुलेरी है, देखिए नाम भी है उनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। ये इनकी ही तस्वीर है। ये आप अपने गूगल मैप पर जाइए, गूगल में जाइए और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का फोटो ढूंढिए। इसके अलावे और कोई फोटो वहां उपलब्ध नहीं है। बस ये फोटो देख रहे हैं, बस ये याद रखिएगा। बड़े अच्छे लेखक, बड़ी सुंदर लेखक, सुंदर क्या मुंह का सुंदर नहीं, लिखावट के सुंदर। ये हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अन्य भाषाओं के विद्वान थे। इन्होंने हिंदी में भी बहुत सारी कहानियां लिखी, संस्कृत में भी कहानियां लिखी और अंग्रेजी में भी कहानियां लिखी हैं। यहाँ तक कि संस्कृत के ये अध्यापक भी रह चुके थे, यानी बहुत बड़े विद्वान थे पढ़ने में। इन्होंने मात्र 3 कहानियां ही लिखी। 3 कहानियां में इतनी प्रसिद्धि पाई कि आज हिंदी कहानी में एक ऊंचे स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं। बहुत सारे लेखक हजारों हजार कहानियां लिखे और उनके बाद प्रतिष्ठा उतनी नहीं मिल पाई जितना 3 लिखने के बाद, मात्र 3 कहानी के बाद इनकी प्रतिष्ठा। और इनकी प्रतिष्ठा इतनी है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, पहले इनकी जीवनी देख लें और यहाँ से ध्यान रखिएगा, इनकी जीवनी से जुड़ी हुई क्वेश्चन भी हम आपसे पूछेंगे। पहले हम आपको समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपको ध्यान से एकदम वीडियो को देखिए, सब कुछ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नहीं क्वेश्चन सॉरी, नाम है उनका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या नाम है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म कब हुआ? याद रखिएगा, 7 जुलाई 1883। कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 को। अब देखिए, बहुत ही कम दिन जिए हैं, यहाँ से 17 वर्ष और यहाँ से 22 वर्ष, 7 दूनी 9, 39 वर्ष। अब समझ रहे हैं कि 39 वर्ष कोई बड़ी अवधि नहीं होती है। 39 वर्ष की अवधि में ही उनका देहांत हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, जन्म 1883, निधन 1922, यानी बहुत ही कम आयु में उनकी निधन हो गया था। निधन किस कारण हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन निधन हो गया। देखिए, उनका जन्म स्थान कहाँ था? जयपुर, राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है, जयपुर है, एक शहर है जिसे गुलाबी शहर भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जयपुर को, गुलाबी शहर। अब आपके समझ में आता होगा कि वहाँ पर गुलाब बहुत ज़्यादा होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की अधिकांश मकानें गुलाब रंग से रंगी होती है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है गुलाबी शहर, ठीक है। और सुंदर शहर भी है। मूल निवास हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा के गुलेर नामक गांव में। देखिए, नाम भी है गुलेरी और गुलेर नामक गांव भी है, यानी कहने का अर्थ है, ऐसा भी हो सकता है कि गांव के नाम पर ही उनका नाम जोड़ दिया गया है, गुलेर से गुलेरी। जैसे एक हमारे लेखक थे राम वृक्ष, उनका जन्म मुजफ्फरपुर जिला यानी बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर के बेनीपुरी गांव में हुआ था। तो बाद में उनके नाम में लिख दिया राम वृक्ष बेनीपुरी। नाम तो उनका राम वृक्ष था, बाद में उनका गांव मुजफ्फरपुर बेनीपुरी में था, तो उन्हीं के गांव के नाम उनके नाम के साथ जोड़ दिया गया, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये भी हो सकता है कि ये गुलेर गांव के थे, तो यहाँ पर उनका नाम रख दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऐसे किताब में विवरण नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अब इतना ध्यान रखेंगे कि कहाँ जन्म हुआ था, तो गुलेरी से गुलेर, गुलेरी से गुलेर। एक बात यहाँ समझ में आ गई, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे और कांगड़ा जिला के, याद रखेंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि वे थे हिमाचल प्रदेश के, तो फिर जयपुर में जन्म कैसे हुआ? क्या
तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग मूल निवास कहीं रहते हैं, उनके पूर्वज माता पिता कहीं रहते हैं, फिर उनके बच्चे दूसरे जगह चले जाते हैं काम करने के उद्देश्य से, और काम करते करते वहीं पर कुछ अपना मकान घर लेकर के रहने लगते हैं। उनका घर पैतृक जो होता है तो जो जहाँ है वो वहाँ रहता ही है, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं कि चले जाते हैं, जिसके कारण वहीं पर उनका जन्म होता है। तो वही हुआ होगा कि इनके माता पिता जो भी थे ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से उठ के कहाँ चले गए होंगे, जयपुर, किसी काम की वजह से, और वहीं रहने लगे, तो वहीं उनका जन्म हो गया। कहाँ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इनके पिता का नाम याद रखेंगे, पंडित शिवराम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम था पंडित शिवराम, या शिवराम पंडित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जन्म कब था? 1883, मृत्यु 1922। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है सुनिएगा। ये शिक्षा, तब बचपन में ये संस्कृत की शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा जो पढ़ाई किए थे वो कहाँ से शुरू किए थे? तो संस्कृत से पढ़ना शुरू किए, संस्कृत भाषा से। फिर बाद में देखिए 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की परीक्षा किए। देखिए दो जगह से, यानी कि इलाहाबाद से भी किए हैं और कोलकाता से भी किए हैं, दो विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ा। 1901 कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए, याद रखिएगा सन 1901 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। फिर 1903 में इलाहाबाद से बीए, माने 1901 और 1903, मात्र 2 वर्षों के अंतराल पर, याद रखेंगे, ठीक है। तो 1901 में कर लिए, फिर 1903 में उन्होंने बीए भी कर लिए। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर बीए मतलब 3 साल का कोर्स होता है, तो फिर 2 साल में कैसे कर लिए, ये भी तो आपके दिमाग में आता होगा। तो ये इसलिए क्योंकि ऐसा है कि उस समय ना 2 ही वर्ष में क्लियर हो जाती थी, ठीक है, बीए, इसीलिए, ठीक है, 2 साल में क्लियर हो जाती थी, इसीलिए 2 साल में इन्होंने कर लिया। अब चलते हैं इनकी वृत्ति, माने ये कौन सा काम किए थे, थोड़ा सा ध्यान देना। वृत्ति यानी काम, वृत्ति का मतलब क्या होता है? काम। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ जब ये मैट्रिक की परीक्षा, सॉरी बीए की परीक्षा पास कर लिए, तो 1904 में जयपुर, वही जयपुर जहां रहते थे, वहीं के राजा, जिनका नाम, वो एक जगह था खेतरी, जयपुर में एक जगह था खेतरी, खेतरी के एक राजा थे जिनका नाम था जयसिंह। वो नाबालिग थे, नाबालिग का मतलब 18 वर्ष नहीं हुए थे। तो उनके संरक्षण के लिए, उनके संरक्षण के लिए यानी अभिभावक बन करके ये मेयो कॉलेज आ गए। कहाँ गए? मेयो कॉलेज। और वहीं पर वे रहने लगे, किनके साथ? यानी राजा के साथ, राजा जयसिंह के साथ वो मेयो कॉलेज में रहते थे अभिभावक के रूप में, क्योंकि नाबालिग थे, उनकी देखरेख करने के लिए आए थे। किसके कहने पर आए थे? तो याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। माने इनको कौन बुलाया था? तो मदन मोहन मालवीय। फिर मदन मोहन मालवीय को कौन नहीं जानता भाई, सब जानते हैं ना, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही महान क्रांतिकारी, साथ में एक सुंदर लेखक भी थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी से उनकी बहुत बनती थी। तो क्या किए, जब वो देखे कि भाई वहाँ के छतर सिंह के जो वो खेतरी के जो राजा थे जयसिंह, वो नाबालिग थे, 18 वर्ष अभी नहीं हुआ था, तो उनकी देखरेख करने के लिए, को सलाह देने के लिए उनको बुलवा लिए थे। किनको? चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। कौन बुलवा लिए थे? तो मदन मोहन मालवीय, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर अजमेर में आ गए, वहां से फिर कहाँ चले गए? अजमेर चले गए, और वहां पर छात्रावास के अधीक्षक बन गए। वहां पर जयपुर भवन के जो छात्रावास थे, माने बच्चे जहां पढ़ते थे, उनके अधीक्षक बने, माने देखरेख कर, छात्रावास का देखरेख करने वाले। फिर 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष चुने गए, याद रखेंगे, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा कि उनकी बचपन की पढ़ाई किससे शुरू हुई थी? संस्कृत भाषा से शुरू हुई थी। तो अब वो संस्कृत के क्या चुने गए? अध्यक्ष चुने गए, इनको अध्यक्षता मिली। अंतिम दिनों में यानी बाद में मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य और मनिंद्र चंद्र नदी के पीठ के प्रोफेसर बने। देखिए अंतिम दिनों में, मैंने कि जब उनका समय अवधि थी, मैंने ऐसे नहीं कि मरने वाले थे, लेकिन मतलब वो जब मरे हैं उससे पहले की बात बता रहा गया है कि मदन मोहन मालवीय के नियंत्रण पर, क्योंकि उनका मदन मोहन मालवीय से उनका बहुत अच्छा लगाव था, तो इसलिए उनके नियंत्रण पर वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस में जो हिंदू विश्वविद्यालय है, उनके प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक, माने कार्य करने वाले, लेखाकार जो होता है, लिखने उखने का काम, उनको ये दिया गया। फिर इसके अलावे मनिंद्र, याद रखेंगे, मनिंद्र चंद्र नदी, नाम नंदी,
पीठ के प्रोफेसर, माने कॉलेज है, कॉलेज जिनका नाम है मनिंद्र चंद्र नंदी, उनके ये प्रोफेसर बने, ठीक है। और इसी बीच उनकी क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। देहांत किस कारण से हुआ है ये किताब में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। चलते हैं अब उनकी कुछ रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचना है उनके बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है सुनना मेरे भाई। संपादन उन्होंने क्या है याद रखेंगे, जिनका नाम है समालोचन, काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका, दो चीजों का उन्होंने संपादन किया है। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि समालोचन का संपादक कौन किया था, तो संपादन किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका, काशी नागरी प्रचारकी पत्रिका जो थे, इनका भी संपादन किसने किया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपसे पूछ सकता है कि ये दो पत्रिका कौन कौन, पहला है समालोचन और दूसरा क्या होता है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। ये दोनों के संपादन करने का काम किए थे। संपादन समझ रहे हैं ना, मैंने उनका लिखने का काम जो है वो किए थे। इसके अलावे हैं उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें है याद रखिएगा, कहानियां हैं, निबंध हैं, टिप्पणियां हैं, अंग्रेजी की कहानियां हैं, देश प्रेम की कविता है, बहुत सारी है, याद रखेंगे। वो देखिए रचनाएं में क्या क्या लिखे हैं, तो कहानियां भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, टिप्पणियां भी लिखे हैं, अंग्रेजी की कहानियां भी लिखे हैं, और देश प्रेम की कुछ कविताएं भी लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं। कहानियां में याद रखेंगे, उनका पहला कहानी है सुखमय जीवन। क्या है उनका, सुखमय जीवन। कब प्रकाशित हुआ था, 1911 में। दूसरा है बुद्ध का कांटा, ये भी 1911 में ही प्रकाशित हुई। दो कहानियां उन्होंने 1911 में प्रकाशित की। उनके बाद थोड़ा सा विराम ले लिए, और इसके बाद उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी थी, जिनके बाद इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई। कहानी लिखने के बाद इनका नाम तो समझिए कहानी जगत में, और खास करके हिंदी की जो कहानियां थी उनमें इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि आज कहानी के बारे में जो लोग समझता है, पढ़ता है, ये सब इनकी देन है। वो आगे हम लोग मेंशन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो ये 3 कहानियां, मात्र कितनी कहानी उन्होंने लिखा है, 3 कहानी, जिनमें उसने कहा था कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी सुंदर। कब लिखा गया था, याद रखिएगा 1915 में। कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 में, ठीक है। आगे चलते हैं, निबंध। अब उनका कौन कौन निबंध है, प्राच्य विद्या, उनकी निबंध जो है बहुत सारे निबंध लिखे हैं, उनमें है प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, मारेसी कुठौव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपकारी, देवाना प्रिय आदि इनकी प्रमुख जो हैं निबंध है। याद रखिएगा प्रमुख निबंध में कौन कौन, तो प्राच्य विद्या, इतिहास, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषय पर निबंध लेखन। ये बहुत सारी इनकी निबंध है, तो निबंध थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे निबंध में जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पूछ दे तो क्योंकि किताब में मेंशन है तो आपको हो सकता है पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब उनकी टिप्पणियां देखते हैं, कौन कौन टिप्पणियां लिखे हैं। तो याद रखेंगे अनुवादों की बाढ़, इस पर उन्होंने टिप्पणी लिखी। दूसरा है खोज की खाज, फिर क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि, ये उनकी कुछ टिप्पणियां हैं। अंग्रेजी में भी उन्होंने कहानियां लिखी है, ऐसा नहीं कि हिंदी में ही लिखा, उन्होंने अंग्रेजी के भी विद्वान थे, वो संस्कृत के भी शिक्षक रहे, वो भी विद्वान थे। तो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है ए पोएम बाय भास, ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, दी लिटरेली क्रिटिज्म आदि उनकी प्रमुख अंग्रेजी की कहानियां हैं, याद रखेंगे। ये उनकी ए पोएम भास बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्सल्य कामसूत्र, दी लिटरेली क्रिटिज्म, ये सब अंग्रेजी की कहानियां हैं। और देश प्रेम को लेकर कुछ अन्य भी कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में मेंशन नहीं है, लेकिन इनकी देश प्रेम की कविताएं भी अंग्रेजी में जो प्रकाशित हो चुकी है। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें, ध्यान रखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के कवि थे, तो याद रखेंगे 20वीं शताब्दी के, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1883 में इनका जन्म हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये लास्ट पॉइंट पर थे, मैंने 1800 शताब्दी को खत्म कर रहे थे। तो जब 1800 होता है ना, तो यानी कि 19 लिखना शुरू कब किए होंगे, तो 1911, 1910, 1900 ऐसे में लिखना शुरू किए। तो 19 वाला होता है तो 20वीं शताब्दी, एक वर्ष 100 वर्ष कम हो जाता है, तो 19 रहेगा तो लिखेंगे हम लोग क्या, 20वीं शताब्दी, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। शताब्दी अगर मान लीजिए हम कह दें अगर 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, तो आप लिखेंगे इसका मतलब हुआ 2000।
ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2000, जैसे अभी 2024 है, 2024 है, तो इसका मतलब हम 21वीं शताब्दी में, जो 20 है ना उससे एक पहले हो जाता है। शताब्दी बोलेंगे तो एक पहले, ठीक है ना, और सन बोलेंगे तो एक कम। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे लिख दें, मान लीजिए 1630, 1630, तो ये 1630 है ना, तो यानी हो गया 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, इस 16 से एक बढ़ गया। इसी तरह से अगर हम 1730 कर दें मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी, ठीक है, ऐसे करके होता है, याद रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी कब किस शताब्दी के हैं, तो 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। देखिए जितने भी लाल लाल करके हमने इंडिकेट कर दिया, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है वे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि भाषा के प्रकांड विद्वान, बहुत महान विद्वान थे, बहुत बड़े, यानी हिंदी के अच्छे जानकार, संस्कृत के अच्छे जानकार और अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। ये द्विवेदी युग के लेखक थे, याद रखेंगे किस युग के लेखक थे, द्विवेदी, जैसे होता है ना भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, तो ऐसे बहुत सारे लेखक के जो थे उनके समय का जो अवधि होता है, और उन समय में जो भी लोग जन्म लेते हैं या लिखते हैं तो उनको उसी समय का युग कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पिछले हमने चैप्टर पढ़ा था बाल कृष्ण भट्ट का लिखा हुआ, हम लोग पढ़े थे बातचीत, तो जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे उसी समय ये भी लिख रहे थे, बाल कृष्ण भट्ट भी लिख रहे थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर उस युग का नाम रखा गया भारतेंदु युग, और दोनों एक ही समकालीन थे इसलिए उनका नाम रखा गया भारतेंदु युग। उसी तरह से जिस समय चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिख रहे थे उसी समय द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो वो उसी समय लिख रहे थे, तो इसीलिए दोनों समकालीन हुए, इसीलिए उनके नाम का युग है द्विवेदी युग, तो उसी के नाम पर रखा गया है। हिंदी कहानी की प्रसिद्ध गुलेरी जी की कहानी प्रसिद्ध बढ़ी है, माने हिंदी की प्रतिष्ठा तब बढ़ी है, हिंदी की प्रतिष्ठा तब बढ़ी है जब ये इन्होंने लिखना शुरू किया था, जब लिखना शुरू कर दिया। और याद रखेंगे ये जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसने कहा था हिंदी की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा कहानी। जैसे बातचीत है निबंध, बातचीत क्या हमारा निबंध, कोई होता है रिपोर्टाज, कोई होता है ये क्या कहते हैं कहानी, तो इसी तरह से ये आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था हिंदी की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा कहानी है, कहानी है ये। इस पर बीमल राय ने, याद रखिएगा ये कहानी इतनी सुंदर थी कि बीमल राय 60 के दशक में एक फिल्म बनाए जिनका नाम था उसने कहा था। देखिए उन्होंने फिल्म ही बना डाला जिसका नाम रखा उसने कहा था, कब, तो 60 के दशक में। बीमल राय, याद रखेंगे 60 के दशक में उन्होंने फिल्म बनाया और उनका नाम रखा, क्या नाम रखा, उसने कहा था, और ये बहुत ही सुपर डुपर फिल्म हुआ, बड़ी सुंदर फिल्म हुआ, बहुत अच्छा फिल्म हुआ, ठीक है, तो याद रखेंगे ये उनका फिल्म था। अब चलते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को बारे में देख लेते हैं हम लोग, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं याद रखेंगे। नंबर एक क्वेश्चन आ रहा है, जाओ बैठवाते हैं। नंबर एक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, याद रखेंगे आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन है, बताएंगे तो आप लोग फटाफट, और हाँ आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर याद है तो फटाफट। ये होगा ना 1883, नहीं गलत हो गया, गलत गलत गलत, आप मारेंगे 1883 ना कि 93, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी। दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के लेखक थे, किस युग, तो बताएंगे कौन सा आपने, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रेमचंद्र युग है, एडिसन युग है, कौन सा ऑप्शन होगा। हाँ याद रखेंगे द्विवेदी युग, किस युग के हैं, द्विवेदी युग। देखिए लड़की बहुत अच्छा बताई, बहुत अच्छा। चलते हैं आगे की तरफ। उसने कहा था के लेखक हैं, माने उसने कहा था कहानी के कौन से लेखक हैं, कौन बताएंगे। ऑप्शन 4 है बालकृष्ण भट्ट, एडिसन, चंद्र शर्मा गुलेरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या बताएंगे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, याद रखेंगे बहुत अच्छा। आगे हैं उसने कहा था की रचना कब हुई, माने उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी, तो ऑप्शन है 1911, 1912, 1915, 1922, कब होगा बताएंगे मेरे भाई। चलिए एक बच्चे कह रहे हैं कि सर 1915 होगा, बहुत अच्छा कहा, 1915 में प्रकाशित हुई थी उनकी एक पहली कहानी थी, तो वह 1911 में, दूसरी कहानी फिर 1911 में, और लास्ट में 1915 में तीसरी कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई थी। अगला है चंद्रधर शर्मा के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है बेनू प्रसाद भट्ट, शिवराम पंडित, रामावतार शर्मा,
और आदिश कौन होंगे? शिवराम पंडित, या पंडित शिवराम भी ऐसे लिख भी सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये लेखक परिचय आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर आपको ये लेखक परिचय अगर समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। हाँ, और कहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो हमें भी तसल्ली मिलेगी कि हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँच गई है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।